हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की ये वीडियो एक मैराथन सेशन है जिसमें हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारकों से जुड़े हुए एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग विशेष रूप से गांधी, अंबेडकर, कौटिल्य, अरविंदो घोष और पेरियार से जुड़े हुए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किसका यह विचार है कि यदि राजा संपन्न हो तो उसकी समृद्धि से जनता भी समृद्ध होती है। और आपके ऑप्शंस है अंबेडकर, अरविंदो घोष, कौटिल्य या फिर महात्मा गांधी। तो इनमें से किसने ऐसा कहा है कि यदि राजा संपन्न होगा तो उसकी समृद्धि से जनता भी संपन्न होगी। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइव चैट में आंसर करिए और देखिए कि आपका ये क्वेश्चन सही है या नहीं। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। कौटिल्य ने ये कहा है कि यदि राजा संपन्न हो तो उसकी समृद्धि से जनता भी समृद्ध होती है और राजा का जो शील होता है वही प्रजा का भी शील होता है। यदि राजा उद्यमी और परिश्रमी है तो प्रजा में भी वही गुण आ जाते हैं, यानी कि जैसा राजा है वैसी ही उसकी प्रजा होगी, ऐसा कौटिल्य कह रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राजनीतिक दार्शनिक के रूप में अरविंद ने इतिहास में किस सिद्धांत को स्वीकार किया है। आपके ऑप्शंस हैं आध्यात्मिक नियतिवाद, आर्थिक नियतिवाद, राजनीतिक नियतिवाद या फिर नैतिक नियतिवाद। तो अरविंद ने इतिहास में किस सिद्धांत को स्वीकार किया है, जल्दी से इसके लिए राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो आई होप आप लोगों ने इसके लिए आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आध्यात्मिक नियतिवाद। अरविंदो घोष ने राष्ट्रवाद को आध्यात्म पर आधारित माना, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद था उनका, और इतिहास में उन्होंने आध्यात्मिक नियतिवाद का सिद्धांत स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, तो जल्दी से इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए। निम्न में से किस वर्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग कर नागपुर में बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। 1952 में, 1954 में, 1956 में या फिर 1950 में। तो BR अम्बेडकर ने कब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1956 में बौद्ध धर्म को अंबेडकर ने अपनाया था। 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसका यह मत है कि राज्य एक निष्प्राण मशीन की तरह है तथा राजनीति किसी सर्प कुंडली की तरह हमें जकड़े हुए है। और आपके ऑप्शन है कौटिल्य, महात्मा गांधी, अरविंदो घोष या फिर भीमराव अंबेडकर। तो इनमें से किसने ये कहा है कि राज्य एक निष्प्राण मशीन की तरह है तथा राजनीति किसी सर्प कुंडली की तरह हमें जकड़े हुए हैं। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा, जल्दी से आप लोग इसके लिए कमेंट करिए लाइव चैट में। तो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों का ये सही हुआ हो, महात्मा गांधी ने ऐसा कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसका यह विचार है कि निजी स्वामित्व में हिंसा राज्य के हिंसा की तुलना में कम हानिकारक है। JS मिल, लॉक, गांधी या फिर अरविंदो घोष। तो इनमें से कौन ये कह रहे हैं कि निजी स्वामित्व में हिंसा राज्य के हिंसा की तुलना में कम हानिकारक है। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, लाइव चैट में आप लोग आंसर करिए इसका। तो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गांधी। गांधी ने ये कहा है कि निजी स्वामित्व में हिंसा राज्य के हिंसा की तुलना में कम हानिकारक है। आप लोग अपने मार्क्स और फीडबैक को कमेंट बॉक्स में लास्ट में शेयर करेंगे। आई होप आपके लिए ये मैराथन क्विज सेशन हेल्पफुल रहे और आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प करे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 है, भीमराव अंबेडकर ने अपनी किस पुस्तक में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के प्रस्तावित संविधान का प्रकाशन किया है? तो अंबेडकर ने अपनी किस पुस्तक में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के प्रस्तावित संविधान का प्रकाशन किया है? आपके ऑप्शंस हैं हु आर शूद्रा, बौद्ध और मार्क्स, स्टेट एंड माइनॉरिटी या फिर मूक नायक। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? जल्दी से आप लोग इसके लिए आंसर करिए। आई होप आप लोगों ने अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो राइट आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, स्टेट एंड माइनॉरिटी में अंबेडकर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के प्रस्तावित संविधान का प्रकाशन किया। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किसका यह मत है कि कौटिल्य ने एक विकासशील अर्थव्यवस्था एवं नियोजित राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? BC सेन ने, PN बनर्जी ने, बेनी प्रसाद ने या फिर BP वर्मा ने? तो किसने ये कहा है कि कौटिल्य ने एक विकासशील अर्थव्यवस्था एवं नियोजित राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, VC सेन ने ये कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अस्पृश्यों की समस्याओं के संदर्भ में मराठी भाषा में निकाला गया समाचार पत्र था? मूक नायक, हरिजन, बहिष्कृत भारत या फिर केसरी? तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा मूक नायक। मूक नायक साप्ताहिक समाचार पत्र है जो कि अंबेडकर द्वारा स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी? 1920 में। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है कि 1927 में अंबेडकर ने एक पाक्षिक समाचार पत्र को शुरू किया था, उसका नाम आप लोगों को बताना है अभी कमेंट बॉक्स में। तो बताइए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मंडल का शक्तिशाली राज्य कौन सा है? आक्रांदा, विजिगुषु, उदासीन या फिर मध्यम? तो इनमें से कौटिल्य ने मंडल का शक्तिशाली राज्य किसे बताया है? जल्दी से बताइए। मंडल सिद्धांत में जो 12 राज्य हैं उनमें से किसे शक्तिशाली राज्य बताया है कौटिल्य ने? तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उदासीन को कौटिल्य ने सबसे शक्तिशाली राज्य बताया है। अभी मैंने आपसे पूछा था कि 1927 में अंबेडकर ने एक पाक्षिक समाचार पत्र शुरू किया था, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है? बहिष्कृत भारत। तो आपको ये याद रखना है। 1920 में उन्होंने मूक नायक स्टार्ट की थी जो कि साप्ताहिक थी, और 1927 में पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत को उन्होंने शुरू किया था। तो ये दोनों ही फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल 1893 को, 15 जनवरी 1889 को या फिर 6 दिसंबर 1869 को? तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? जल्दी से इसके लिए राइट आंसर आप लोग लिखेंगे लाइव चैट में। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 1891 को अंबेडकर जी का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसे अब क्या किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता का नाम क्या था? रामजी मालोजी सकपाल, और उनकी माता का नाम था भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। भीमराव लगभग 15 वर्ष के आयु के थे तब उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से कराई गई थी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप लोग याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 1985 में, 1980 में, 1990 में या फिर 1973 में? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है?
तो डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1990 में। इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने इन्हें सम्मानित किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? समता स्थल, चैत्य भूमि, वीर भूमि या फिर बौद्ध भूमि? तो समाधि स्थल का क्या नाम है डॉक्टर अंबेडकर जी के? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चैत्य भूमि। और ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर जी ने नहीं किया है? भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन या फिर दलित शोषित समाज संघर्ष समिति? तो इनमें से किसका गठन डॉक्टर अंबेडकर जी ने नहीं किया है? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन इन्होंने नहीं किया है। बाकी की तीनों पार्टियाँ भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अंबेडकर जी ने गठित की है। तो जो ये फोर्थ पार्टी है, दलित शोषित संघर्ष समिति, ये पार्टी किसने गठित की है? कांसी राम ने। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 है, वर्ष 1936 में भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी या इनमें से कोई नहीं? तो 1936 में भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर करिए, इसके लिए क्या होगा करेक्ट आंसर? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेरियार के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। पहला कथन आपके सामने दिया गया है, इनका पूरा नाम इरोड वेंकट रामास्वामी नायकर था। दूसरा कथन है, उनका जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के इरोड नामक कस्बे में हुआ था। तीसरा कथन है, उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। और चौथा कथन है, उनके पिता वेंकट नायकर और माता चिन्नम्मा थी। तो इसमें से कौन से कथन सही हैं आपको यहाँ पर कूट दिए गए हैं। यहाँ से राइट आंसर आप लोग लाइव चैट में लिखेंगे और लास्ट में आप लोग बताएंगे कि आपने कितने करेक्ट आंसर आज के इस मैराथन क्यूज सेशन में किए हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसका राइट आंसर क्या है? इनका पूरा नाम इरोड वेंकट रामास्वामी नायकर था, तो ये बिल्कुल सही है। उनका जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के इरोड नामक स्थान पर हुआ था, ये भी सही है। उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं बल्कि विरोध किया। और चौथा कथन क्या है? उनके पिता वेंकट नायकर और माता चिन्नम्मा थी, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर बस सी गलत है, तीसरा कथन गलत है, बाकी के तीनों कथन सही है। तो अगर हम सी को एलिमिनेट करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है ऑप्शन नंबर बी, ए बी एंड डी। तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, ई.वी. रामास्वामी नायकर संबंधित थे ब्राह्मणवाद में सुधार से, आत्मसम्मान आंदोलन से, निम्न जातीय आंदोलन से या फिर साम्यवादी आंदोलन से? तो इनमें से किस से संबंधित थे पेरियार यानी नायकर? आपके सामने कूट दिए गए हैं। राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसके लिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें लिया गया है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए सहायक सिद्ध होंगी, ऐसी हम लोग आशा कर रहे हैं। तो ज़रूर आप लोग इसको पूरा देखें और
याद रखने की कोशिश करें। तो नायकर इनमें से किससे संबंधित थे? क्या वो ब्राह्मणवाद में सुधार से संबंधित थे? नहीं। आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित थे? बिल्कुल सही है, 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन से ये संबंधित थे। निम्न जातीय आंदोलन से संबंधित थे? तो ये भी सही है, क्योंकि उन्होंने दलितों के लिए आंदोलन किया। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पर सही है। साम्यवादी आंदोलन से भी वो संबंधित नहीं थे। तो 2 और 3 बस सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, पेरियार सर्वप्रथम किस पार्टी में शामिल हुए? जस्टिस पार्टी में, बीजेपी में, सीपीआई में या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में? तो इनमें से किस पार्टी में सर्वप्रथम ईबी रामास्वामी नायकर यानी पेरियार शामिल हुए? तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? जल्दी से आंसर करिए आप लोग। आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के कहने पर रामास्वामी नायकर ने 1919 में कांग्रेस में सम्मिलित हुए वो, और 1924 में कांग्रेस में रहते हुए ही उन्होंने वाइकोम सत्याग्रह, वाइकोम आंदोलन का नेतृत्व किया। वाइकोम केरल में एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने, इसका नाम वाइकोम आंदोलन रखा गया, जो कि केरल में एक जगह है। और इन्होंने इस आंदोलन में क्या किया? उस समय दलितों को मंदिर के आसपास जो सड़क थे वहाँ पर चलने की मनाही थी। तो इसी संदर्भ में इन्होंने वाइकोम आंदोलन किया, और इसके द्वारा दलितों को चलने की जो मनाही थी उसे हटाने के लिए इन्होंने संग्रह किया, और ये सफल हुए। 1919 में कांग्रेस में वो सम्मिलित हुए, लेकिन 1925 में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनका क्या मानना था कि कांग्रेस ब्राह्मण और उच्च जाति के लोगों का ही हित साधन करती है। तो इसलिए उन्होंने 1925 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो ये याद रखना है, 1919 में इन्होंने ज्वाइन किया और 1925 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 1924 में इन्होंने वाइकोम आंदोलन का नेतृत्व किया। आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेरियार 1939 में किस पार्टी के अध्यक्ष बने? जस्टिस पार्टी, बीजेपी, सीपीआई या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो इनमें से किस पार्टी के अध्यक्ष बने 1939 में? जल्दी से आप लोग इसके लिए राइट आंसर बताएंगे, क्या होगा? क्या ये जस्टिस पार्टी थी, बीजेपी थी, सीपीआई थी या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी? तो पेरियार 1939 में किस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? जस्टिस पार्टी के। 1939 में वो जस्टिस पार्टी के प्रमुख बने, और 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम रखकर क्या कर दिया गया? बदलकर क्या कर दिया गया? द्रविड़ कड़गम। बाद में यह पार्टी 2 भागों में बटी, द्रविड़ कड़गम और डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। यूनेस्को ने अपने उद्धरण में इन्हें क्या क्या कहा है? पेरियार को उन्होंने किस किस पदवी से संबोधित किया है? नए युग का पैगंबर कहा है, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात कहा है, समाज सुधार आंदोलन के पिता कहा है, अज्ञानता, अंधविश्वास और बेकार के रीति रिवाजों का दुश्मन कहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम द्रविड़ कड़गम कर दिया गया था। बाद में ये पार्टी 2 भागों में बट गई, द्रविड़ कड़गम और डीएमके। 1939 में ये जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बने। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, पेरियार का अर्थ क्या है? आपको यहाँ पर ये बताना है। सम्मानित व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति, नेता और गुरु। इन 5 विचारकों से इस मैराथन क्विज में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डालने की कोशिश की गई है। आई होप आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो और आप लोग इसे लाइक ज़रूर करेंगे। तो ज़रूर लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? पेरियार का यहाँ पर क्या अर्थ है? सम्मानित व्यक्ति,
रेस्पेक्टेड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामाजिक असमानता के विरोध में पेरियार द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? लैंगिक आंदोलन का, धार्मिक आंदोलन का, आत्मसम्मान आंदोलन का या फिर उपरोक्त सभी का? तो सामाजिक असमानता के विरोध में पेरियार द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से गेस करिए, सिलेक्ट करिए क्या होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था सामाजिक असमानता के विरोध में पेरियार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पेरियार ने एंटी हिंदी विरोध कब शुरू किया? तो हिंदी का विरोध पेरियार ने किस वर्ष में शुरू किया था? 1938 में, 1939 में, 1940 में या फिर 1941 में? क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से बताइए। आप लोग पार्टिसिपेट करिए और लिखिए। अगर आप लोग लाइव क्विज से नहीं जुड़े हुए हैं, लाइव सेशन में नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, एक पेज पर लिखिए और लास्ट में आप लोग बताएंगे कि आपने कितने करेक्ट आंसर यहाँ पर किए हैं। खुद का इवैल्यूएशन आप लोग करेंगे कि आप इस सेशन में कितने सही आंसर कर पाए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? एंटी हिंदी विरोध पेरियार ने कब शुरू किया था? 1938 में। सन 1937 में जब सी राजगोपालाचारी मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने स्कूलों में हिंदी भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया, जिससे हिंदी विरोधी आंदोलन उग्र हो गया। तमिल राष्ट्रवादी नेताओं, जस्टिस पार्टी और पेरियार ने हिंदी विरोधी आंदोलनों का आयोजन किया, जिसके फलस्वरूप सन 1938 में कई लोग गिरफ्तार किए गए। उसी साल पेरियार ने हिंदी के विरोध में तमिलनाडु तमिलों के लिए नारा दिया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु तमिलों के लिए यह नारा किसने दिया? तो यह नारा किसने दिया? पेरियार ने दिया। कब दिया? 1938 में दिया। उनका मानना था कि हिंदी लागू होने के बाद तमिल संस्कृति नष्ट हो जाएगी और तमिल समुदाय उत्तर भारतीयों के अधीन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है तमिलनाडु तमिलों के लिए पेरियार ने ये 1938 में नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। कडगम का अर्थ है संघ यानी एसोसिएशन, सम्मान यानी रेस्पेक्ट, विसंगठन यानी डिसएसोसिएशन, अनादर यानी डिसरेस्पेक्ट। तो यहाँ पर कडगम का क्या अर्थ है? जल्दी से आप लोग बताएंगे राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? आपको क्या लगता है? तो यहाँ पर कडगम का अर्थ क्या है? संघ यानी एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। पेरियार की मृत्यु किस वर्ष में हुई? 1973 में, 1974 में, 1975 में या फिर 1976 में? तो पेरियार की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 1973 में। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस षड्यंत्र से अरविंदो घोष का नाम जुड़ा हुआ है? काकोरी षड्यंत्र से, मेरठ षड्यंत्र से, अलीपुर षड्यंत्र से या फिर लाहौर षड्यंत्र से? तो इनमें से किस षड्यंत्र से अरविंद घोष जुड़े हुए हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अलीपुर षड्यंत्र से अरविंदो घोष का नाम जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है। आत्मसम्मान आंदोलन का नामकरण तमिल शब्द के आधार पर किया गया, वो शब्द क्या है? जो आत्मसम्मान आंदोलन है इसके लिए तमिल शब्द क्या है? आपको ये बताना है। स्वयं मरिया थई, स्वयं मरिया पई या फिर मरिया थाई? तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? तमिल शब्द क्या है आत्मसम्मान आंदोलन के लिए? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से आप लोग गैस करिए इसके लिए आंसर क्या होगा। तो आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वयं मरिया थई तमिल शब्द है आत्मसम्मान आंदोलन के लिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 26 नंबर का ये क्वेश्चन है। पेरियार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए?
1919 में, 1918 में, 1917 में या फिर 1916 में। तो अभी कुछ समय पहले हमने इस पर डिस्कशन किया कि वो कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। तो आई होप आप लोगों को याद होगा। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, 1919 में पेरियार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1925 में उन्होंने इस्तीफा दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने। इसमें आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इसमें से गलत कथन की पहचान करनी है। पहला कथन आपके सामने दिया गया है, पेरियार कुदी अरासू नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन करते थे। इसका उद्देश्य द्रविड़ समुदाय के लोगों को ब्राह्मणों की क्रूर जाति व्यवस्था और हिंदू धर्म के अंधविश्वास के कारण होने वाले दमन के प्रति जागरूक करना और उनमें आत्मसम्मान की भावना प्रबल करना था। सी ऑप्शन है यहाँ पर। इसका पहला अंक तमिल भाषा के जाने माने प्रख्यात वक्ता तिरुपति पल्लार गनियार स्वामीगल ने किया। और ऑप्शन डी है, यह 1920 में शुरू की गई। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट रॉन्ग है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग करिए, आपके पास है 5 सेकंड का टाइम। तो आपका टाइम होता है यहाँ पर समाप्त और इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है। यह 1920 में शुरू नहीं होती है बल्कि यह 2 मई 1925 को शुरू की गई थी कुदी अरासू, जो कि पेरियार द्वारा एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई थी तमिल भाषा में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कुदी अरासू कब निकाली गई थी? 1925 में, 2 मई 1925 को शुरू की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले लगभग हमने पेरियार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। तो अब हम उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ घटनाक्रमों को देख लेते हैं जो कि हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है उनका जन्म वर्ष, जो कि 17 सितंबर 1879 है और कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु के कोयम्बटूर के ईरोड में। ठीक है, कोयम्बटूर जिले के ईरोड नामक कस्बे में इनका जन्म हुआ था। 1898 में 19 वर्ष की आयु में नागम्मे से इनका विवाह किया गया था। इन्होंने विवाह किया था किससे? नागम्मे से, 19 वर्ष की आयु में। 1904 में पेरियार ने काशी की यात्रा की थी और वो नास्तिक बन गए थे। ठीक है, तो 1904 में काशी यात्रा की थी, ये भी आपको याद रखना है। एक जीवन का इनका काशी यात्रा इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। 1919 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, तो ये भी याद रखना है। 1922 में मद्रास प्रेसिडेंसी कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चुने गए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कब चुने गए? तो राइट आंसर क्या होगा? 1922। कांग्रेस में अपने पद से इस्तीफा कब दिया? 1925 में। 1924 में इन्होंने वाईकोम सत्याग्रह का आयोजन किया, नेतृत्व किया। सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया? 1925 में। और इसके बाद जब वो कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, उसके बाद उन्होंने 1929 में यूरोप, रूस और मलेशिया समेत कई देशों की यात्रा की। 1929 में अपना उपनाम नायकर का परित्याग कर दिया। पेरियार ने 1929 में अपने उपनाम नायकर का परित्याग कर दिया। 1933 में उनकी पत्नी नागम्मे का देहांत हो गया। 1938 में उन्होंने तमिलनाडु तमिलों के लिए का नारा दिया। जब अभी हमने पढ़ा कि वो हिंदी के विरोध में उन्होंने एंटी हिंदी विरोध किया, एंटी हिंदी प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, तो उन्होंने 1938 में क्या नारा दिया था? तमिलनाडु तमिलों के लिए। तो आपको ये याद रखना है। 1939 में वो जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बने। 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? द्रविड़ कड़गम। 1948 में रामास्वामी नायकर ने अपने से 40 साल छोटी लड़की से दूसरा विवाह किया। 1949 में पेरियार और अन्नादुराई के मध्य
मतभेदों के कारण द्रविड़ कड़गम में विभाजन हो गया और दूसरी पार्टी कौन बनी इससे? डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। कब बनी? 1949 में। और 1973 24 दिसंबर को उनका निधन हो गया। 24 दिसंबर 1973 को ईवी रामास्वामी नायकर का देहांत हो गया। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए गांधी जी को प्रेरणा किस लेखन से आती है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के लिए गांधी जी किसके लेखन कार्य से प्रेरित हुए थे, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है हेनरी डेविड थोरो, डेविड रिकार्डो, लियो टोल्स्टॉय या फिर बर्ट्रैंड रसेल। तो इनमें से किसके लेखन कार्य से प्रेरित होकर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए इसके लिए। तो राइट आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, हेनरी डेविड थोरो से प्रभावित होकर वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक कौन है? वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो गांधी जी का पसंदीदा भजन है वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो इसके लेखक कौन है? पुरंदरदास, श्यामल भट्ट, नरसिंह मेहता या फिर संत ज्ञानेश्वर। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए ये किसने लिखा है? जल्दी से इसके लिए राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। आई होप आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और ये आपके आने वाले परीक्षा के लिए सहायक होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? नरसिंह मेहता वैष्णव जन तो तेने कहिए के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग लिया? तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया? प्रथम में, दूसरे में, तीसरे में या फिर पहले और दूसरे दोनों में? तो इनमें से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? तो इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जो कि महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया था? क्या वो नवजीवन है, हरिजन, वंदे मातरम या फिर यंग इंडिया? तो इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर है जो कि महात्मा गांधी द्वारा पब्लिश नहीं किया जाता था? तो राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट में आंसर करने का प्रयास कीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। वंदे मातरम किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? अरविंदो घोष द्वारा। कब इसे पब्लिश किया गया था? तो 1906 में इसे पब्लिश करना स्टार्ट किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अपने जीवन काल में महात्मा गांधी ने 4 अखबारों का प्रकाशन किया था। कितने अखबारों का प्रकाशन किया था? 4 अखबारों का। और वो कौन कौन से थे? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। तो ये 4 न्यूज़पेपर थे जो कि गांधी जी द्वारा प्रकाशित किए गए थे। नवजीवन के पहले अंक में ही महात्मा गांधी ने यह साफ कर दिया था कि इसमें विज्ञापन के लिए जगह नहीं है, यानी कि नवजीवन में कोई भी विज्ञापन नहीं दिया जाएगा। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन कब से शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 4 जून 1903 से। गुजराती में नवजीवन का प्रारंभ कब से किया गया था? 7 सितंबर 1919 से। अंग्रेजी में यंग इंडिया का प्रकाशन किया गया था 8 अक्टूबर 1919 से। और हरिजन का किया गया था 11 फरवरी 1933 से। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स हैं जो कि याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, गांधी जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा माखन जी से हुआ। ऑप्शन बी है, गांधी जी लगभग 46 वर्ष की आयु में भारत लौटे। ऑप्शन सी है, गोपाल कृष्ण गोखले को
गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? और ऑप्शन डी है उन्होंने 1918 में अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो राइट आंसर आप लोग जल्दी से लाइव चैट में लिखिए, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है। उन्होंने 1918 में अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि उन्होंने 1918 में नहीं बल्कि 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद गुजरात में की थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो कि उनकी आत्मकथा है, के बारे में सही नहीं है। यह मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन 2 है, इसमें गांधी जी के बचपन से लेकर 1921 तक का जीवन शामिल है। ऑप्शन 3 है यहाँ पर, यह पुस्तक मूल रूप से 2 खंडों में प्रकाशित हुई, पहली 1927 में और दूसरी 1929 में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इस कूट में से आपको चुनना है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो यह मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, यह स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, आप लोग खुद बताइए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारे पास बचेगा, जो कि राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। यह गांधी जी के बचपन से लेकर 1921 तक का जीवन इसमें शामिल है। यह पुस्तक मूल रूप से 2 खंडों में प्रकाशित हुई, पहली 1927 में और दूसरी 1929 में। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूल रूप से गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक का अंग्रेजी में 1940 में महादेव देसाई ने अनुवाद किया था। यह पुस्तक मूल रूप से 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी, पहली 1927 में और दूसरी 1929 में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किसका यह मत है कि जाति धर्म का विभाजन नहीं है बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। ऑप्शन ए है अंबेडकर, बी अरबिंदो घोष, सी कौटिल्य और डी महात्मा गांधी। तो इनमें से किसने ये कहा है कि जाति धर्म का विभाजन नहीं है बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अंबेडकर। अगर आप लोगों में से कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल के अन्य वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन ए दिया गया है, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। ऑप्शन बी है, गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता की 1926 में। ऑप्शन सी है, चौरी चौरा की घटना 1922 में हुई। और ऑप्शन डी है, गांधी ने व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 1933 में। तो इनमें से कौन सा मैच नहीं है करेक्टली, आपको ये बताना है। तो जल्दी से इसके लिए राइट आंसर आप लोग लिखिए, क्या होगा। बहुत ही इजी है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आराम से एलिमिनेट करके कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता 1926 में नहीं बल्कि 1924 में की थी। उन्होंने कांग्रेस के एकमात्र सत्र की अध्यक्षता की थी 1924 में बेलगाम में। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, तो ये सही है। चौरी चौरा घटना 1922 में होती है। गांधी ने व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था 1933 में। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही थे। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं था, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। गांधी जी ने 26 और 27 दिसंबर 1924 को बेलगाम कर्नाटक में आयोजित कांग्रेस के 39वें सत्र की अध्यक्षता की थी। यह कांग्रेस का एकमात्र सत्र था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी।
गांधी इरविन समझौता का डेट आपको याद रखना है 5 मार्च 1931। चौरी चौरा की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922। गांधी ने व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था 1 अगस्त 1933। आई होप आपको ये वीडियो सेशन पसंद आ रहा होगा, तो ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से किस विचारक का यह मत है कि अध्यात्मवाद ही इकलौता सुरक्षा कवच है तथा राजनीतिक रूप से महान बनने और उन्मुक्ति प्राप्त करने के लिए दिल से महान और उन्मुक्त होना आवश्यक है। आपके ऑप्शंस हैं अंबेडकर, अरविंदो घोष, कौटिल्य या फिर महात्मा गांधी। तो इनमें से किसने कहा है कि आध्यात्मवाद ही इकलौता सुरक्षा कवच है तथा राजनीतिक रूप से महान बनने और उन्मुक्ति प्राप्त करने के लिए दिल से महान और उन्मुक्त होना भी आवश्यक है। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? जल्दी से अगर आपको पता है तो लिखिए, नहीं तो गेस करिए क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अरविंदो घोष का ये मानना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किसका यह मत है कि प्रत्येक कर्तव्य एक विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है और प्रत्येक अधिकार का प्रयोग अपने साथ कुछ दायित्व लेकर आता है और इस प्रकार से कर्तव्य और अधिकार का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र चलता रहता है। यानी कि कर्तव्यों को अधिकार से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? अंबेडकर कह रहे हैं, अरविंदो घोष कह रहे हैं, कौटिल्य कह रहे हैं या फिर महात्मा गांधी कह रहे हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि अधिकार को कर्तव्य से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किसने अरविंदो घोष को भारतीय विचारकों का सम्राट, एशिया तथा यूरोप के प्रतिभा का समन्वय कहकर पुकारा है? गांधी ने, अल्टेकर ने, रोमारोला ने या फिर बंदोपाध्याय ने? तो इसमें से किसने अरविंदो घोष को भारतीय विचारकों का सम्राट और एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहकर पुकारा है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रोमारोला ने अरविंदो घोष को एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय और भारतीय विचारकों का सम्राट कहा था। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किसका यह मत है कि लोकतंत्र वस्तुतः फांसीवाद एवं नाजीवाद की ही प्रजाति है और इस युद्ध यानी दूसरे विश्व युद्ध के अंत का तात्पर्य पूंजीवादी शासन के अंत से होगा? किसने ये कहा है कि लोकतंत्र फांसीवाद और नाजीवाद की ही प्रजाति है और दूसरे विश्व युद्ध के अंत का ही तात्पर्य पूंजीवादी शासन के अंत से होगा? अंबेडकर ने कहा है, अरविंदो घोष ने, कौटिल्य ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू दिया गया है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किसका यह मत है कि कोई भी समाज व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खंडन पर नहीं बनाया जा सकता है? यह मानव स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। तो कौन ऐसा कह रहे हैं कि कोई भी समाज व्यक्तिगत स्वतंत्रता का खंडन नहीं कर सकता है क्योंकि यह मानव स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है? अंबेडकर कह रहे हैं, अरविंदो घोष, कौटिल्य या फिर महात्मा गांधी ऐसा कह रहे हैं? तो इनमें से कौन से विचारक ने ऐसा कहा है? तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक पहुंच चुके हैं। हमें 10 क्वेश्चन और करने हैं। अभी हमें 50 क्वेश्चन आज हम लोगों ने इस मैराथन क्विज में करने हैं। तो 40 तक हम पहुंच चुके हैं। लास्ट तक बने रहिए, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाया गया है आप लोगों के लिए। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किसका यह कथन है कि सरकार और समाज की मशीनरी के प्रयोग से अपने परिवेश को
बेहतर बनाने का स्वप्न देख रहे मनुष्यों की यह पापमय स्पर्धा व्यर्थ है, क्योंकि बाह्य परिवेश को सुधारने के लिए अंतरात्मा की शुद्धता भी आवश्यक है। तो किसने ऐसा कहा है? अंबेडकर ने, अरविंदो घोष ने, कौटिल्य ने या फिर महात्मा गांधी ने। सरकार और समाज की मशीनरी के प्रयोग से अपने परिवेश को बेहतर बनाने का स्वप्न देख रहे मनुष्य की यह पाप में स्पर्धा व्यर्थ है, क्योंकि बाह्य परिवेश को सुधारने के लिए अंतरात्मा की शुद्धता भी आवश्यक है। तो ऐसा कौन कह रहे हैं? अरविंदो घोष। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोगों को फीडबैक देना है कि आप लोगों को ये मैराथन क्विज सेशन कैसा लगा, और आप लोगों को क्या ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक पे मैराथन क्विज सेशन चाहिए। तो आप लोग इसके लिए फीडबैक दे सकते हैं अपना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किसका यह मत है कि राष्ट्रवाद महज एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जिसका स्रोत क्या है? ईश्वर। तो ये स्टेटमेंट से आपको पता चल गया होगा राइट आंसर इसके लिए क्या होगा। आई होप आप लोग इसका आंसर करेक्ट करेंगे। अंबेडकर, अरविंदो घोष, कौटिल्य या फिर महात्मा गांधी। तो राष्ट्रवाद को कौन एक राजनीतिक कार्यक्रम ही नहीं मान रहे हैं, बल्कि राष्ट्रवाद को एक धर्म मान रहे हैं जिसका स्रोत है ईश्वर। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, अरविंदो घोष ऐसा कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसका यह मत है कि श्रम एक शक्तिशाली एकीकृत प्रतिनिधि है, यह एक महान तुल्य कारक है? अंबेडकर, अरविंदो घोष, कौटिल्य या फिर महात्मा गांधी। तो किसने श्रम को एक शक्तिशाली एकीकृत प्रतिनिधि माना है और इसे एक महान तुल्य कारक माना है? तो राइट आंसर आप लोग जल्दी से लिखिए क्या होगा इसके लिए। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से किसका यह मत है कि लोकतंत्र का असली उद्देश्य यह है कि इसमें सबसे कमजोर को भी सबसे मजबूत जितना ही अवसर मिलना चाहिए, यह अहिंसा के अलावा अन्य किसी माध्यम से नहीं हो सकता? अंबेडकर, अरविंदो घोष, कौटिल्य या फिर महात्मा गांधी। तो इनमें से कौन ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र का असली उद्देश्य है जो कमज़ोर तबका है उसको भी मजबूत जितना ही अवसर मिलना चाहिए, और यह अहिंसा के अलावा किसी और माध्यम से नहीं हो सकता है? तो ऐसा कौन कह रहे हैं, जल्दी से बताइए कौन ऐसा कह सकते हैं। तो ये कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 45 है, अंबेडकर विरोधी थे गांधी के, कांग्रेस के या फिर मार्क्सवाद के? और आपके ऑप्शन साइड में दिए गए हैं, इसमें से आपको ए, बी, सी या डी ऑप्शन करेक्टली चूज करना है और लाइव चैट में लिखना है क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। क्या केवल एक सही है, केवल एक और दो सही है, केवल दो और तीन सही है, या तीनों ही सही हैं? तो राइट आंसर क्या है इसके लिए आप लोग जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ये तीनों के ही विरोधी थे, गांधी के भी थे, कांग्रेस के भी थे और मार्क्सवाद के भी थे। ये तीनों के ही अंबेडकर विरोधी थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, वितरण की बराबरी तभी की जा सकती है जब उत्पादन स्थानीय हो? अंबेडकर, अरविंदो घोष, कौटिल्य, महात्मा गांधी। कौन ये कह रहे हैं कि वितरण की बराबरी तभी की जा सकती है जब उत्पादन स्थानीय हो? तो कौन कह रहे हैं ऐसा, जल्दी से बताइए। ए, बी, सी या डी? जल्दी से लाइव चैट में आप लोग आंसर करेंगे। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। आप लोग बताएंगे लास्ट में कि आपने 50 में से कितने करेक्टली आंसर आज किए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किसका यह मानना था कि अंबेडकर हिंदू समाज के समस्त दमनकारी शक्तियों के विरुद्ध विद्रोह के प्रतीक थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया या फिर जयप्रकाश नारायण? तो किसने अंबेडकर को हिंदू समाज के समस्त दमनकारी शक्तियों के विरुद्ध विद्रोह के प्रतीक
का प्रतीक माना था। कौटिल्य के से जुड़े हुए प्रश्नों को इसमें कम रखा गया है। कौटिल्य पर एक मैराथन क्विज सेशन पहले ही लाया गया था जिसमें 50 क्वेश्चंस लाए गए थे, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। कौटिल्य से जुड़े हुए उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो आप लोग उस वीडियो सेशन को भी ज़रूर देखिएगा। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर को हिंदू समाज के समस्त दमनकारी शक्तियों के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक माना था। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किसका यह मत है कि हिंसक व्यक्ति पूरे विश्व के साथ युद्ध की स्थिति में होता है और मानता है कि पूरा विश्व उसके साथ युद्ध की स्थिति में है और उसे नित्य ही विश्व से डरते हुए जीना पड़ता है? तो कौन ऐसा कह रहे हैं? अंबेडकर कह रहे हैं, अरविंदो घोष कह रहे हैं, कौटिल्य कह रहे हैं या फिर महात्मा गांधी कह रहे हैं? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? आप लोग जल्दी से लाइव चैट में लिखिए A, B, C या D। क्वेश्चन नंबर 48 A, B, C या D ऐसे लिखिए। 48 A, B या फिर C, क्या है इसके लिए राइट आंसर? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ऐसा कह रहे हैं कि हिंसक व्यक्ति पूरे विश्व के साथ युद्ध की स्थिति में होता है और मानता है कि पूरा विश्व उसके साथ युद्ध की स्थिति में है और जिसके कारण वह नित्य ही विश्व से डरते हुए उसे जीना पड़ता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्न में से किसने श्री अरविंद घोष को हमारी इस वसुंधरा का मार्गदर्शक नक्षत्र और हमारे युग का पैगंबर कहा है? रोमारोला ने, फ्रेडरिक स्पजलबर्ग ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो किसने अरविंद घोष को हमारी इस वसुंधरा का मार्गदर्शक नक्षत्र और हमारे युग का पैगंबर कहा है? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? जल्दी से बताइए। A, B या फिर C या फिर D? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक स्पजलबर्ग ने अरविंदो घोष के लिए ऐसा कहा है। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज के इस वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। निम्न में से किसने मार्क्सवाद को इस आधार पर अपर्याप्त बताया क्योंकि उसमें दर्शन तथा संस्कृति की अनदेखी की गई है? अंबेडकर ने, अरविंदो घोष ने, कौटिल्य ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो किसने मार्क्सवाद को इस आधार पर अपर्याप्त माना क्योंकि उसमें दर्शन तथा संस्कृति की अनदेखी की गई है? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? जल्दी से आप लोग बताइए। और इसके बाद आएगा आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे और साथ ही अपने मार्क्स भी आप लोग शेयर करेंगे। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अंबेडकर ने मार्क्सवाद को इस आधार पर अपर्याप्त बताया है कि उसमें दर्शन तथा संस्कृति की अनदेखी की गई है। तो आप लोगों का क्वेश्चन फॉर यू आपके सामने है, जिसका आंसर आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में नीचे करेंगे। लाइव चैट में नहीं करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। कौन निष्क्रिय प्रतिरोध के पैरोकार थे? तो इनमें से कौन निष्क्रिय प्रतिरोध के पैरोकार थे आपको बताना है। दादा भाई नेरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, श्री अरविंदो घोष थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे या फिर महात्मा गांधी थे? तो आप लोग जल्दी से आंसर जाइए नीचे कमेंट बॉक्स में करिए और इसके साथ ही अपना फीडबैक शेयर करिए कि आपको आगे किस पर मैराथन क्विज सेशन चाहिए। तो ये 5 थिंकर्स आज आपने किए। आई होप आपको इससे जुड़े हुए प्रश्नों से हेल्प मिलेगी आगे आने वाली परीक्षा में। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जुड़े रहे चैनल से और सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।